बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर के बाद भी हमने यही बोला था कि भाई समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो आज हमारा है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सही है। तो हमारे पास, अच्छा मेरी अगर आवाज़ थोड़ी सी स्लो हो रही हो तो देख लेना, कुछ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इस वक्त 3:30 पौने 4 हो रहे हैं तो कॉपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है? ठीक है, बेसिकली एक टॉपिक होता है टर्बो मशीनरी। थोड़ा सा शुरू का हिस्सा देख लेना लास्ट लेक्चर का, ठीक है, और फिर इस पर आ जाना इस वाले लेक्चर पे। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा पंप कि जिसमें जो पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे चले। ठीक है, अब नहीं खाऊंगा यार, सॉरी। ठीक है, यानी जो पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? आप बाल्टी में पानी भरो और क्या करो, उसे रोटेट करो, पानी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि बाल्टी ज़मीन पर रखो, जो उसका बॉटम साइड होगा पानी सारा उस पर होगा। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे बाल्टी इस तरफ है, ठीक है, पानी यहाँ, मिसाल के तौर पे ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं इसको घुमा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? आउटवर्ड जा रही है अपने एक्सिस के फोर्स ना। मिसाल के तौर पे ये बाल्टी है, यहाँ पे यूँ रस्सी लगी हुई है, तो पानी सारा इधर ही रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि फोर्स सारी झटका इधर अंदर की बाहर की तरफ जा रहा है। तो क्या है, हर पॉइंट पे किसी पॉइंट पे जाता है तो आउटवर्ड जा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कराती है। ठीक, इतना समझ में आया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आज। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है? यह है इम्पेलर। याद रखना, इम्पेलर का ब्लेड यूँ है, ठीक है, ये बहुत अहम किरदार है कि ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अगर इम्पेलर का ब्लेड यूँ कर दिया ना, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, पूरा का पूरा पंप ही बदल जाएगा। तो इम्पेलर का ब्लेड यूँ है। सबसे पहले ये पूरा हमारे पास क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, ये जो हमारे पास नीचे पाइप जा रही है, सक्शन पाइप है। सक्शन यानी जो कि सक करता है पानी को ना। उसके बाद ये हमारे पास है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या है? छलनी। भाई अगर कोई टैंक में अपने घर के उतरा हो ना, तो जो पानी चढ़ाने वाली मोटर जो होती है, उसमें एक ना जाली टाइप का एक फुटबॉल लगा हुआ होता है, उसको फुटबॉल ही कहा जाता है। किसी प्लम्बर से पूछना, उसको फुटबॉल कहते हैं। ठीक है, या उसको तमीज़ की ज़बान में, इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में स्ट्रेनर कहा जाता है। यानी छलनी, यानी टैंक में अक्सर पत्थर वत्थर होता है ना, पानी खींचते हैं तो वो भी साथ आते हैं, तो ये छलनी से छल जाते हैं। वरना अगर यहाँ पर आए ना और पत्थर यहाँ पे हुए तो यहाँ पे इम्पेलर हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एक फुटबॉल लगा हुआ होता है, ये सब बातें। ठीक, अब सबसे पहले हुआ क्या? ये हमारे पास क्या है? टैंक है। मैंने ग्रे कलर से इस पेज पे जो भी काम किया वो, यानी वो पानी है। मैंने पेंसिल की शेड से यहाँ पे पानी शो किया हुआ। तो ये टैंक है, ठीक है, यहाँ से इम्पेलर चलना स्टार्ट हुआ, लो प्रेशर क्रिएशन की वजह से पानी ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ की आई से निकला। ये बेसिकली ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये आई है, और ये वाला ये जो है ना, ये इम्पेलर है। ठीक है, अब क्या हुआ? आई से निकला, इम्पेलर में आया, पानी यूं करके रोटेट हुआ, यानी रोटेशन इस तरफ की है। यूं रोटेट हुआ, कुछ पानी ऊपर गया, कुछ पानी दोबारा रोटेट हो गया और फिर ऊपर गया। ठीक है, और फिर डिलीवरी टैंक में चला गया, यानी जो भी आपकी टंकी है घर की। अब इधर आ जाओ। अब हमारे पास क्या है? यहाँ से एक ट्राइंगल बनता है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ट्राइंगल। सही है। देखो बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पिछले लेक्चर से समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, थोड़ी सी ना सर्दी भी हो रही है ज़रा, थोड़ी सी नहीं, खासी सर्दी हो गई है। अभी थोड़े से पहले तक नहीं थी इतनी। अब देखो यहाँ पे गौर से देखना, देखो ब्लेड कैसे यूँ है, ठीक है, ब्लेड कैसे यूँ है, और चलेगा कैसे यूँ। ठीक है, हम अगर कोई लाइट का चैप्टर करते हैं
तो हम उसमें कैलकुलेशन में लाइट की एक रे जो होती है ना उसको कंसिडर करते हैं, और उस पर सारे एक्सपेरिमेंटल फार्मूले जो भी काम करते हैं वो करते हैं, लेकिन लाइट की एक रे को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे पानी बहुत सारा है, सही है, हम पानी की एक रे को कंसिडर करेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, यूँ पानी जा रहा है। जब पानी जाएगा तो इम्पेलर का ब्लेड यूँ लगेगा, मिसाल के तौर पे यूँ पानी आ रहा है, इम्पेलर का ब्लेड लगा, पानी यूँ चला गया। मैंने उस चीज़ को यहाँ पे ऐसे बनाया है, ठीक है। पानी आया, इम्पेलर का ब्लेड ने यूँ मारा उसको, ये पानी यूँ चला गया। अब गौर से देखना यहाँ पे, ठीक है। देखो बहुत मुश्किल चीज़ है, ये समझ में आसानी से नहीं आएगी, गौर से देखना, फिर कह रहा हूँ। देखो, और 2x पे मत करना और ना स्किप करना, वरना फंस जाओगे, बाकी मर्जी है। पानी यूँ आया, ठीक है। अब अभी फ़िलहाल मैं इनलेट के ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, आउटलेट को छोड़ दो। पानी यूँ आया है, ठीक है, यूँ किसी वेलोसिटी से आया होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। मैंने यहाँ पे उसका वेक्टर ड्रॉ करा, यूँ करके पानी का वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो और इसको नाम दिया VF1, यानी फ्लो वेलोसिटी 1 से मुराद क्या है, यानी ये इनलेट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू V1। अच्छा, यहाँ पे VF और V दोनों बराबर होंगे। VF क्या है, फ्लो वेलोसिटी, V1 क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। यानी पानी जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो वेलोसिटी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। फिर खून आ रहा है, एक सेकेंड। अच्छा भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, पता नहीं क्या हो रहा है, खून आया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो पानी आ रहा है, ठीक है, इसकी पानी के आने की वेलोसिटी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, सही है। उसके बाद ये वेलोसिटी हमारे पास फ्लो वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वेलोसिटी नहीं है, वर्ल्ड वेलोसिटी या विरल वेलोसिटी कह लो। मेरे पास अगर मार्कर हो इस वक्त, ये वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। इसको वर्ल्ड पढ़ लो, वर्ल्ड पढ़ लो, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो वर्ल्ड वेलोसिटी नहीं है। वर्ल्ड वेलोसिटी क्या होती है ये मैं आगे समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखना, देखो मेरे पास ये इम्पेलर है, इम्पेलर में ना गौर से देखना, इम्पेलर में ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ये एक पूरा ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। ये मैंने क्या की, यहाँ पे मैंने ऐसे करके बड़ी करके ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे इम्पेलर का एक ब्लेड भी था, तो मैंने एक ब्लेड यहाँ पर ड्रॉ करा और पानी का वेक्टर ड्रॉ करा, और जब ब्लेड से पानी टकराया तो पानी मुड़ा, एक वेक्टर उसका ड्रॉ करा। अभी ऊपर का वेक्टर छोड़ दो, अभी नीचे की इनलेट की बात करते हैं। तो VF1 यानी फ्लो वेलोसिटी जो सीधी हो, यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से ये सीधा जा रहा है, तो फ्लो वेलोसिटी वो कौन सी है, जो फ्लो होने में सीधी है। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी पानी के अपनी जो वेलोसिटी है। अभी आगे आउटलेट में इसका फ़र्क समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लेड कैसे चल रहा है, यूँ चल रहा है, ठीक है, यानी यूँ। तो इसका एक वेक्टर अगर मैं यूँ बनाऊँ, उसकी डायरेक्शन कैसी है, यूँ, तो मैंने इसका वेक्टर बना दिया। उस वेक्टर का अब ये है कौन सी वेलोसिटी, बिल्कुल लीनियर है, लीनियर को टेंजेंशियल भी कहा जाता है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। या इसको ब्लेड वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ब्लेड वेलोसिटी क्यों, क्योंकि ब्लेड की वेलोसिटी का वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये वेलोसिटी किसकी थी, वाटर के फ्लो की वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इस केस इनलेट में दोनों बराबर हैं, ठीक है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी ब्लेड की वेलोसिटी है, ठीक है। अब दोनों का हमने आपस में वेक्टर में मिलाया तो बना रिजल्टेंट, ठीक है। और वो कौन सी वेलोसिटी थी, वो रिलेटिव वेलोसिटी इसका नाम रखा, जो क्या है VR1, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है। ये VF1 फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, U1 टेंजेंशियल वेलोसिटी एट
इनलेट, या ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट। उसके बाद कुछ एंगल्स हैं, एंगल्स देख लो। एंगल भाई थ्योरी समझोगे तो न्यूमेरिकल्स करना आएंगे। थीटा, ठीक है, यही क्या है, थीटा। थीटा किसे कहते हैं? अब अक्सर यूट्यूब पे जितने भी मोस्टली वीडियोस में ना सिर्फ इतना ही बताया है कि थीटा क्या है, थीटा बेटा रिलेटिव वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान बनने वाला एंगल है। अबे भाई इतने अंधे तो हम भी नहीं, हमें भी नज़र आ रहा है दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है। ये एंगल बेसिकली है ब्लेड के रोटेशन का एंगल, ठीक है। किसका एंगल है? ब्लेड एंगल है। यानी देखो, ब्लेड इस डायरेक्शन में चल रहा है और हमारे पास रिलेटिव, हमने जो ये वेलोसिटी ड्रॉ की पानी की यूं वाली, ठीक है। और तो दोनों का रिलेटिव कौन सा बन रहा था? ये, ठीक, दोनों का रिलेटिव कौन सा बन रहा था? ये चीज़। तो थीटा क्या है? उसकी वजह से जो एंगल आ रहा है ना वो है, ठीक है। ब्लेड एंगल ये भी है, ब्लेड एंगल ये भी है, ठीक है। ये कौन सा है? ये हमारे पास वो एंगल है जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर और ब्लेड की रोटेशन के मध्य मुकाबिल बन रहा है, और ये मोस्टली 90 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इनलेट की मैंने सारी चीज़ें समझा दी, ये भी समझा दिया, ये भी और एंगल्स भी। तो ये पूरा क्या है? ये इनलेट है। अब पानी यूं गया, ब्लेड ने टक्कर मारी पानी को, पानी यूं मुड़ गया। देखो यहाँ पे इनलेट में क्या था? ये VF1 था या V1 कह लो, वहाँ पे जाके मुड़ गया, ठीक है। अब ये एक्चुअली में V1 ही होता है ये, ठीक है, V होता है, ठीक। तो यहाँ पे टकरा के वहाँ पे यूं मुड़ा, तो यहाँ पे यूं मुड़ के भी ये V ही रहेगा, बस इसको V2 कह देंगे क्योंकि ये आउटलेट है, ठीक है। आउटलेट से मुराद यानी ये ऊपर की साइड गया है, तो आउटलेट, ठीक है। यानी अगर, सॉरी कैमरे पे हाथ रख रहा है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर पानी की एक रे आई, इसने यूं करा, तो पानी कहाँ गया? ऊपर चला गया, ठीक है, डिलीवरी पाइप में। बिल्कुल इसी तरीके से पानी यहाँ पे यूं मुड़ गया, मिसाल हो सकता है यहाँ पे डिलीवरी पाइप हो, उसमें चला गया हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता V1 है, लेकिन इनलेट के केस में ये VF1 के बराबर हो जाता है, फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी सीधी वेलोसिटी, ठीक है, आसान ज़बान में बता रहा हूँ। यहाँ पे V2 यानी ये पानी जिस भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो रहा हो चाहे इस डायरेक्शन में हो रहा हो, वो है V। लेकिन सीधी वाली जो वेलोसिटी होती है उसको VF1 भी कहा जाता है। तो इनलेट में दोनों केस में बराबर हो गई। अब जब वो मुड़ी तो मुड़ के यूं चली गई। अब जब यूं गई तो वेलोसिटी तो वेलोसिटी थी ना, वो वहाँ पे आके V2 हो गई, ठीक है। हमने इसका इस वेलोसिटी का एक सीधा कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया यहाँ तक का, तो ये सीधा कंपोनेंट क्या कहलाएगा? VF1 कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की वर्ल्ड वेलोसिटी थी, यानी ब्लेड घूम रहा है हमारे पास, तो वो घूमने वाली वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक रिलेटिव वेलोसिटी भी देखनी थी, इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक बनेगा, वो ताल्लुक कौन सा वेक्टर शो करेगा? VR2, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये ब्लेड एंगल है, ये भी ब्लेड एंगल है, ठीक है। और यूँ इन एंगल्स को वेन एंगल भी कहा जा सकता है, ठीक है, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कहलाता है U2, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये भी वही ब्लेड वेलोसिटी है, लेकिन ये सम अप करके आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो आउटलेट का ट्राइंगल समझ में आया, आउटलेट का ट्राइंगल कैसे बना है? यूं मुड़ गया है पानी, उसकी वजह से ये पहले V2 बना, यानी पानी के बहने की वेलोसिटी पर पानी की सीधी वाली वेलोसिटी। इस केस में दोनों वेलोसिटी तो लगती है, इसलिए हमने अलग अलग ड्रॉ कर ली। फिर दोनों का एक रिजल्टेंट निकाला, वो वर्ल्ड वेलोसिटी था क्योंकि ब्लेड टर्न हो रहा था। फिर इन दोनों के दरमियान कोई हमने रिलेटिव वेक्टर ड्रॉ नहीं किया, तो वो यहाँ पर हमने ड्रॉ करके चेक किया। फिर यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट किया, ठीक है। फिर इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा था, वो रोटेशन की वजह से वो कौन सा था? फाई था, ठीक। इतनी बात क्लियर है, मैं आगे चल सकता हूँ। अब देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी, मेरे पास
क्या एक मामला है, और वो मामला ये है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट या एट आउटलेट, अगर पूरा पूरा ड्राइव करोगे टाइम जाएगा। पहले एक जनरली ड्राइव करो और फिर उसको इनलेट आउटलेट पर सेट कर दो, ठीक है। दोनों में डेरिवेशन सेम होंगी। सिंस ब्लेड ऑफ इम्पेलर कवर सर्कमफेरेंस एज अ डिस्टेंस, पूरा यूं घूमता है और यूं घूम के पूरा एक सर्कमफेरेंस कवर करता है, तो उसने डिस्टेंस में कवर क्या किया, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई बाय डी, ठीक है। तो पाई बाय डी, और अगर रोटेशन एक से ज़्यादा है तो मुझे एन से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, पता नहीं एक से ज़्यादा कितनी हो, दो हो, तीन हो, तो मैंने एन से मल्टीप्लाई करा दिया, तो पाई बाय डी बाय एन, ठीक है। अब 1 मिनट की रोटेशन हम नोट कर रहे हैं, हम क्योंकि आर पी एम नोट कर रहे हैं, तो रोटेशन पर मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो u इज इक्वल्स टू पाई डी एन 60, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि डायमीटर में मुझे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, मुझे एक जनरलाइज फार्मूला बनाना है। तो d की जगह मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई, मुझे पता है कि डायमीटर का हाफ r के बराबर होता है, तो d इज इक्वल्स टू 2r हो गया। 2 उस तरफ चला गया तो d इज इक्वल्स टू 2r हो गया। तो d की जगह मैंने यहाँ पर d की जगह यहाँ पे 2r रखा, तो 2r हो गया। u इज इक्वल्स टू पाई 2r n अपॉन 60, ठीक है। मैंने 2 का 2 रखा, पाई इधर रखा, n इधर रखा, और r को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया अपॉन 60 एज इट इज। ये वाली चीज़, ये कह लो कि ये वाली चीज़ बराबर होती है ओमेगा के, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू ओमेगा, और r का r एज इट इज आ गया। और इनलेट पे अगर होगा तो ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन r 1 हो जाएगा, यानी इनलेट पे रेडियस, और ये r2 आउटलेट पे रेडियस, ठीक है। उसके बाद वर्क डन बाय इम्पेलर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेना कि जो टरबाइन्स होते हैं वो क्या, उनको वो पावर बनाते हैं। जैसे बड़े बड़े डैम्स में टरबाइन लगे हुए होते हैं, तो उनसे क्या होती है, पावर बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यानी वो सिस्टम, सिस्टम क्यों है, क्योंकि हम उस पर गौर कर रहे हैं, जो भी अंडर द गौर होता है वो सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो टरबाइन्स जो हैं वो घूमते हैं, तो घूमने की वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना क्या है, एक काम है। तो वर्क डन हमारे पास कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। लेकिन पंप के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, पंप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पंप पे जा रही है और काम कर रही है। तो पंप इस वक्त हमारा सिस्टम है, क्योंकि वो अंडर द गौर है, अंडर द ऑब्जर्वेशन है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इम्पेलर पर चूंकि इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही होती है और इम्पेलर फिर आगे काम करता है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, पहले पहले वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, फिर भले बाय द सिस्टम हो जाए, लेकिन अभी मेनली ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है। ये वर्ल्ड वेलोसिटी यानी जो घूम रही थी वो वाली वेलोसिटी ली, मल्टीप्लाई बाय u1, और एक सीधी वाली वेलोसिटी ले ली, दोनों वेलोसिटीज़ को मिलाया तो वो वर्क के बराबर बेसिकली होगी, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब इनलेट में मैंने यहाँ पे समझाया था कि यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पे जब पानी ऊपर खिंचेगा तब कोई इम्पेलर चल रहा है, कोई इम्पेलर नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वी डब्ल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो है ही नहीं यहाँ पे वी डब्ल्यू, वी या वी ओमेगा कह लो, वी ओमेगा इज इक्वल्स टू वी ओमेगा 1.u1। अब ये फैक्टर हमारे पास ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब ये फैक्टर जो भी भले हो, ये भी पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया, तो माइनस, और ये हो गया माइनस वी ओमेगा 2.u2/g, ठीक है। तो सिर्फ ये फैक्टर रह गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा आपस में, ठीक है। तो क्या हुआ, वी ओमेगा स्क्वेयर डॉट u2/g, तो ये अंदर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली अंदर माइनस लगा हुआ है, ये रहा, और ये माइनस लगा हुआ है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब वाटर का वेट क्या होता है हमारे पास, W, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में डेंसिटी को जब ग्रेविटी से और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कराया जाता है, सॉरी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराया जाता है, तो
हमारे पास वेट बनता है, ठीक। तो वर्क डन पर सेकंड में हमने वेट को भी ऐड करा तो हमारे पास ये फार्मूला आया। ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है। अभी मज़ीद आगे देखते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारे पास डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज का एक कॉमन फार्मूला होता है ये वाला, Q इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई V। तो A हमारे पास यहाँ पे है एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है, और V हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो एरिया बनता है वो पाई डी बी होता है। डी क्या है? ये इम्पेलर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये बनाया था, तो डी क्या होता है? इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डाया होता है बेसिकली, ठीक है। तो डाया इम्पेलर का डायामीटर। फिर बी क्या है? बी हमारे पास बेसिकली है, चूंकि डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज डिलीवरी पाइप से हो रहा होगा, ठीक है। तो विड्थ जो हम लेंगे वो डिलीवरी जो जहाँ पर हो रही होगी ना वहाँ की लेंगे, ठीक है। यानी आउटलेट की बेसिकली ली जाएगी जहाँ से पानी निकल रहा है। देखो यहाँ से पानी धक्का मारेगा इसके ऊपर तो ये पानी ऊपर चला गया, डायरेक्शन चेंज हुई, पानी ऊपर गया। तो कहाँ का लूँगा मैं? आउटलेट का ट्राइंगल लूँगा। आउटलेट का ट्राइंगल कंसिडर करते हुए मुझे ब्रेथ किसकी लेनी होगी? आउटलेट की। इम्पेलर वेट, आउटलेट इम्पेलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 2। तो ए की जगह मेरा क्या आ गया? एरिया की जगह ये आ गया, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो सीधी वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो इनलेट आउटलेट पर मैंने अलग अलग सेट कर दिया, पाई डी वन बी वन वी एफ वन, पाई डी टू बी टू वी एफ टू, ठीक है। उसके बाद अगर बी वन देखा जाए तो विड्थ ऑफ इम्पेलर एट इनलेट, बी टू देखा जाए तो विड्थ ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट, ठीक है। इम्पेलर की वजह से सेम ही होती है। ब्लेड एंगल एट इनलेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे आ रहा हूँ। ब्लेड एंगल एट इनलेट थीटा, जिसको हमने थीटा कहा है। देखो इनलेट पे यहाँ पे एंगल बन रहा था, यहाँ पे मैंने अभी समझाया था कि समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखो। थीटा आ रहा है, ठीक है भाई, थीटा आ रहा है। मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी कौन सी है? टेंजेंशियल है, तो मैंने टेन का रेशो यूज़ किया है। तो टेंजेंट थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टेंजेंट थीटा में पहले अपोजिट साइड देखते हैं, थीटा की अपोजिट साइड। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? वी एफ। तो वी एफ वन ले ली। एडजेसेंट साइड कौन सी है? यू वन। तो थीटा की एडजेसेंट साइड यानी साथ वाली साइड, एडजेसेंट जो साथ जुड़ी हुई हो, तो यू वन हो गई। सही है भाई, ठीक है। थीटा अकेला छोड़ा, टेन उधर जाके या इन्वर्स हो गया, हमारे पास थीटा एट इनलेट निकल आया, ब्लेड एंगल, ठीक है। 4 5 या अब ब्लेड एंगल एट आउटलेट। यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ब्लेड एंगल एट आउटलेट, ठीक है। देखो ये चीज़ हमारे पास थी, ठीक। पानी यूं मुड़ा, ठीक है। मैंने उसका पूरा ट्राइंगल ड्रॉ किया था। ये मेरे पास वी एफ टू था, ये मेरे पास वी आर टू था। अगर डायग्राम बनाई है तो उसमें से चेक करो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फाई था, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, नीचे भी 90 डिग्री का ही बन रहा था इनलेट पे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वी ओमेगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की यू टू बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, देखो हमारे पास क्या होगा कि टेंजेंशियल लाइन है ना, तो टेन का रेशियो यूज़ किया, टेन फाई इक्वल्स टू ओपोजिट साइड, और ये हो गया एडजेसेंट साइड, ठीक है।
अपोजिट साइड कौन सी है? देखो, मैंने क्या करना है, मैंने फाई वाली साइड कंसिडर करनी है ना, तो फाई की साइड ये बन रही है, तो फाई की अपोजिट कौन सी बन रही है? VF2। VF2। अब जो मैंने इतनी तमहीद बांधी है ना, वो एडजेसेंट साइड के लिए बांध दी है। एडजेसेंट में तुम लोग फंसोगे, तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई वी ओमेगा लेनी है, U2 लेनी है। देखो, यहाँ यहाँ का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या होगी? दोनों को, या एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की साइड क्या है? एडजेसेंट है, ठीक है। तो U2 दोनों का सम है, U2, ठीक है। एडजेस ये यहाँ से यहाँ तक की एडजेसेंट साइड, और यहाँ से यहाँ तक की ओमेगा 2, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? एडजेसेंट चाहिए। एडजेसेंट को अकेला रख दिया, तो U2 माइनस V ओमेगा 2 हो गया, ठीक है। तो U2 माइनस V ओमेगा 2 रख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक। फाई यहीं पे रखा, टेन उस तरफ चला गया, अरेंज कर लेना अपने पास, सही है। VF2 U2 V ओमेगा 2, समझ में आ गया? उम्मीद है क्लियर होगा, बिल्कुल सही है। अब क्या करूं यार, डिस्टरी लाने में इतना टाइम लग रहा है। अब हमारे पास एक टॉपिक है, हेड्स। भाई इसमें इतनी आवाम फंसती है। हेड है क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंप, और या ये लिख देते हैं, टू पंप द वाटर। भाई पानी हमें ऊपर चढ़ाना है या मूव कराना है, उसमें एनर्जी कितनी चाहिए? उस पानी को मूव कराने की ताकत कहलाती है हेड, ठीक है। अब यहाँ पे समझना एक चीज, यहाँ पे आ जाओ। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई तक ना, हमारे पास जो हेड बनेगा वो होगा सक्शन हेड। यहाँ से सक हो रहा है ना, तो सक्शन हेड, यानी पानी को सक करने के लिए, खींचने के लिए कितनी ताकत चाहिए, वो है सक्शन हेड। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिलीवरी पाइप तक, हमारे पास जो हेड बनेगा वो होगा HD, यानी डिलीवरी हेड, यानी पानी को डिलीवर कराने के लिए कितनी ताकत चाहिए। फिर यहाँ पे दोनों का सम क्या है, मेरे पास कहीं लिखा हुआ नहीं है, मुझे याद है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहलाएगा HS, यानी HD और HS का सम। अब S से मुराद है सक्शन, और यहाँ पे S से मुराद क्या है, तो यहाँ पे HST लिख लो, ठीक है, यानी स्टैटिक हेड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों का टोटल हेड, तीसरा हेड होता है, हाँ देखो, पहला हेड कौन सा था? सक्शन हेड था, खींचने की ताकत। दूसरा डिलीवरी हेड था, कौन सा? डिलीवर कराने की ताकत। फिर तीसरा इनका टोटल था, वो कौन सा था? स्टैटिक हेड, कि पानी ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने की ताकत, ठीक है। 3 हेड्स हो गए। चौथा ग्रॉस हेड होता है। ग्रॉस हेड क्या होता है? मैंने प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है तो, लेकिन मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ। ग्रॉस हेड होता है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अलग टाइप का कराऊंगा, बाकी देखते हैं शीट वाले न्यूमेरिकल फिर कल देख लेंगे, क्योंकि अभी उसका टाइम है नहीं। तो क्या टाइम हो रहा है? ओ तेरी खैर, 4:15 हो गए। ग्रॉस हेड, ठीक है। हमारे पास स्टैटिक हेड है,
स्टैटिक हेड है ना, आप उसमें वेलोसिटी एफर्ट ऐड कर दो तो वो किसके बराबर होगा? ग्रॉस हेड। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। देखो ग्रॉस हेड क्या होता है, यानी बिफोर द लॉस, लॉस से पहले, यानी भाई हमने क्या किया था, हमने टोटल लिया है ना यहाँ पे, इन दोनों का टोटल किया, ठीक है। ये है आइडियल कंडीशन पे, हमारे पास कुछ ना कुछ लॉस भी हो रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ लॉस हो रही होगी, हमें कुछ नुकसान हो रहा होगा। 100% फ़ायदा दुनिया में नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा। अगर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं उसका लॉस देखने से पहले, तो वो है ग्रॉस हेड। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं आफ्टर लॉस, तो वो है हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड, यानी आफ्टर लॉस। इसमें बेसिकली मैनोमेट्रिक हेड को HM लिखा जाता है। इसमें आप स्टैटिक ऐड करो प्लस HFD ऐड कर दो। अब ये HFD क्या है? ये फ्रिक्शन लॉस हेड है। भाई हेड सुन के ना तुम लोग के हेड में दर्द हो गया होगा, लेकिन देखो समझा अच्छा रहा हूँ मैं, अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ कि यार असल में हमारे जैसे लोग नहीं है ना, क्या करें। खैर भाई मजाक कर रहा हूँ, तकब्बुर से अल्लाह बचाए, ठीक है। अब ये कौन सा है? ये फ्रिक्शन, हाँ, इसको फ्रिक्शन हेड करो, लॉस करो, जो भी कह रहे हो, ठीक है, वॉट एवर, इट इज़ कम्प्लीट डिपेंडेंट ऑन यू। अब ये हमारे पास क्या है, यानी बेसिकली फ्रिक्शन इन द डिलीवरी पाइप की वजह से जो लॉस आ रहा है, ये वो है। अब इस HFD का एक फार्मूला होता है, ठीक है, HFD, फ्रिक्शन हेड लॉस। कहाँ होगा? अरे भाई यार मेरी राइटिंग ख़राब हो रही है। डिलीवरी पाइप, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है HFD का, कि आप क्या करो, 4 लिखो, फिर फ्रिक्शन का फैक्टर आएगा। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि फ्रिक्शन क्या, बेसिकली एक रेशो होता है, फार्मूले से निकलता है, वो फैक्टर आपको गिवन होगा कि फ्रिक्शन इतनी हो रही है, वो फैक्टर गिवन होगा क्वेश्चन में। उसके बाद लेंथ ऑफ पाइप, फिर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो, पानी कितना तेज़ फ्लो कर रहा है, उसका स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डायामीटर ऑफ पाइप। जब हम ये पूरा करते हैं, यानी हमने फ्लो भी देखा, लेंथ भी देखी, वेलोसिटी देखी, और फिर हमने उसको उससे डिवाइड किया, तो हमें पता चल गया अच्छा इतना हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मैनोमेट्रिक निकालना हो तो मैनोमेट्रिक कैसे निकालेंगे? मैनोमेट्रिक में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, HS और H, भाई HS था और HFD था, ठीक है, स्टैटिक हेड था और फ्रिक्शन लॉस हेड लॉस था, ठीक। ये चीज़ हो गई हमारे पास अब। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा माइनर प्रीसाइज निकालना है तो वो हमारे पास होगा HS प्लस HFD प्लस V² अपॉन 2G। ये किसका फॉर्मूला बताओ? ये वेलोसिटी हेड का, लेकिन हमारे पास ये बहुत ज़्यादा माइनर वैल्यू दे रही होती है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम मोस्टली ये दो वैल्यूज़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा अगर प्रीसाइज लेना चाहो तो ये भी ऐड कर लो, वेलोसिटी दी हुई होगी, ग्रेविटी से डिवाइड कराना, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, हो गया इतना। मैनोमेट्रिक हेड समझ में आया? बेसिकली
स्टैटिक हेड असली हेड, वो नकली हेड, या कह लो धोखा देने वाला हेड, या देख कह लो कि बग़ैर ज़कात का हेड, ठीक है, बग़ैर ज़काती हेड। और मैनोमेट्रिक है तो हेड होता है जिसमें आप ज़कात दे चुके हो और आपके पास कुछ अलग हुआ हो, लॉस हुआ हो, मतलब ज़कात देना लॉस नहीं, लेकिन पैसों का कम हो जाना, ठीक है, वो फिर बाद में खुदा आपको जज़ा देता है और फिर और आता रहता है। रिसाइकलिंग प्रोसेस चल रहा है ना, जितना रिसाइकिल होगा पैसा उतना चलेगा। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का एक टॉपिक आ रहा है। मैं सबसे पहले तो मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, हाँ ना भाई, मेरी एफिशिएंसी है ना ज़्यादा। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी है हमारे पास, तो जिसको शो करते हैं हम पता नहीं क्या हुआ था ये, जिसको शो करते हैं हम, ये लंबा सा एन जो होता है, इसका नाम भूल गया मैं, और सबस्क्रिप्ट में एम, यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी। सबसे पहले पावर अवेलेबल एट इम्पेलर, इम्पेलर पे जितनी भी पावर है वो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है डायरेक्ट ठोक देना। और पावर इनपुट एट शाफ्ट, ठीक है, सबसे पहले रो, फिर उसके बाद क्यू, यानी पाइप के अंदर जो फ्लो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो, स्मॉल क्यू ये लीकेज फ्लो रेट है। उसके बाद ये वर्ल्ड वेलोसिटी यानी घूमने वाली, और डॉट यू यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी इम्पेलर की। और फिर हमें पावर इनपुट है शाफ्ट दिया हुआ होगा, और ये है कौन सी इक्वेशन, आयलर इक्वेशन है, ये कराएंगे आ जाएगा। मैनोमेट्रिक कैसे होगा, बेसिकली मैनोमेट्रिक हेड होगा जो कि पंप में प्रोड्यूस हो रहा है, फिर हेड इम्पार्टेड टू लिक्विड होगा, उसका फार्मूला ये है। ये कौन सा है, ये वर्क डन बाय इम्पेलर जो हमने कैलकुलेट किया था ना, और पूरा का पूरा हेड इम्पार्टेड बाय टू लिक्विड के बराबर होता है। बेसिकली इम्पेलर लिक्विड पे ही तो काम कर रहा है, उसको कितना हेड मिल रहा है, वही हेड मिल रहा है जो वो वर्क दे रहा है। भाई क्या करोगे यार, हम लोग बड़े हो गए, ये रहा ना, ठीक है, बात पल्ले पड़ी, पढ़ते पढ़ते भाई एक्सपीरियंस हो गया मेरा, मतलब हाँ वही वही, ठीक। अब अगली चीज़ क्या है, ये ओवरऑल एफिशिएंसी क्वेश्चन में से दी हुई होगी, इसका फार्मूला भी देख लो, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक स्पीड का ये फार्मूला है, ड्राइव नहीं कर पाऊँगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के, उसमें ये है कि ये हमारे पास है रोटेशन इन आरपीएम, ये डिस्चार्ज है, और ये मैनोमेट्रिक हेड है, ठीक है, गौर से देख लो इसको। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, हो सकता है तुम लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये कुछ आउट ही लगे न्यूमेरिकल, लेकिन मैंने ये ऐसा न्यूमेरिकल निकाला है यूट्यूब से जो कि तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, थोड़ा सा जान मारने वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में हमसे पावर रिक्वायरमेंट मांग रहा है। टॉपिक क्या है, पावर रिक्वायरमेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप में। कहता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर कर रहा है 30 लीटर का पानी, यानी डिस्चार्ज किया 30 लीटर, लीटर को कन्वर्ट किया वॉल्यूम में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो सेकंड का सेकंड रहा, आ गया वाटर पर सेकंड टू हाइट ऑफ 18 मीटर, यानी हाइट क्या है 18 मीटर है, वो बेसिकली स्टैटिक हेड है। यानी ये हमारे पास टैंक है, ये पूरी मोटर है, और यहाँ पर डिलीवरी पाइप है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन को इन्होंने हाइट कहा है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद थ्रो अ पाइप ऑफ 90 मीटर
पाइप कितना है, 90 मीटर का है, लॉन्ग लंबा है, एंड ऑफ 1000 मिलीमीटर डायमीटर, उसका अंदर का डायमीटर कितना है, 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कराते हैं। उसके बाद कहते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 75, वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, ओवरऑल एफिशिएंसी थी। उसके बाद कहता है फाइंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव पंप, पंप को चलाने के लिए पावर कितनी चाहिए होगी। ठीक है, ये वही फ्रिक्शन फैक्टर है जो अभी मैं बात कर रहा था, 0.012। पूरा डाटा बना लिया, दमादम मस्त अंदर। चलो आ जाओ। उसके बाद हमें पता है कि ये फार्मूला था ओवरऑल एफिशिएंसी का, ये फार्मूला होता है, ये क्या है, रो, जो कि हमेशा 1000 ली जाएगी, 9.8 ये डिस्चार्ज फैक्टर, ये मैनोमेट्रिक हेड, और ये स्टेट ये पीएस है। ठीक है, उसके बाद पीएस है, पावर ऑफ शाफ्ट। वी नो दैट, अब सबसे पहले देखो, आपको फार्मूला याद आ गया भाई कि भाई हाँ ये फार्मूला रख सकता है, फिर इससे हमें ये चीज़ें चेंजिंग करानी पड़ेंगी, फिर हम लेंगे, फिर यूँ इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको इस तरफ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने फार्मूला लिखा, आपने देखा यार मैनोमेट्रिक हेड तो है ही नहीं, आप क्या करें, मैनोमेट्रिक हेड का फार्मूला देखा, जैसे ही देखा तो देखा उसमें भैया HFD नहीं है। HFD का फार्मूला लगाया, सारी वैल्यूज़ पुट की, 4 फ्रिक्शन फैक्टर है, ये 0.012 क्वेश्चन में दिया हुआ है, L 90 है, किसकी लेंथ है, पाइप की लेंथ है, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी रख दिया, डाई की जगह 0.1 रखा, जी की जगह 9.8, टू की जगह 2। वेलोसिटी में फंस गए। हमने कहा भाई वेलोसिटी तो इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी बिल्कुल एक्यूरेट सारी वैल्यू उठा के रखी उसकी जगह पे, और मैथमेटिकल अरेंजमेंट के बाद वेलोसिटी निकाल ली। पहले इसको अरेंज करना, फिर ये लिखा हुआ है इसको सॉल्व करके इसके नीचे फेंकना, दोनों को आपस में डिवाइड कराना, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, मुश्किल बात क्या है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, HFD था, HFD आ गया, देखो V1 V बेसिकली आ गया, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को पुट कराना है HFD में। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस जगह पे पुट करा दिया 3.81 और पूरा सॉल्व किया। पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर मिला 32.13। तो इक्वेशन अल्फ़ा बनी। ठीक है, इक्वेशन अल्फ़ा मैंने इसको कहा होता है, HFD मेरे पास आ गया। मैंने जस्ट HFD की जगह ये 32.1 पुट करा। ठीक है, जब मैंने पुट करा तो 50.1 आंसर आया। अब नाउ मेरे पास ओवरऑल एफिशिएंसी का ये फार्मूला था, ओवरऑल एफिशिएंसी दी हुई है, मैंने जस्ट उसको यहाँ पे शिफ्ट कराना है, पूरा मैंने वैल्यूज पुट करनी है अभी। ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड की ये रही। ठीक है, डिस्चार्ज हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, रो की 1000, और ये पावर ऑफ शाफ्ट ये मालूम करनी है। इसको उस तरफ फेंका, इसको इस तरफ लाए, आंसर आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। अब ये हमारा है पास पेपर का न्यूमेरिकल। अगर उस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है तो पहले प्रैक्टिस करो, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले जस्ट हमें डेटा दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेटा पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है बेटा, मिल गया डेटा, काम कैसा है तुम्हारा, सब देख रहा हूँ बेटा, सब देख रहा हूँ अब्दुल्ला, ये तो तुम कर रहे हो ना, सही है सही है सही है। तहा तुम्हें भी देख रहा हूँ, अली तुम्हें भी देख रहा हूँ, सकलैन तुम्हें भी देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ मैं। जिसको सेंट्रीफ्यूगल पंप में मसला हो रहा था उसको भी देख रहा हूँ मैं। खैर, क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, हमें डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है आउटर डायमीटर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय इंटरनल डायमीटर है। हमने यहाँ पे लिख लिया भाई कि जो
आउटर डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर के बराबर है। फिर कहता है कि स्पीड जो है 3000 RPM है। हमने स्पीड लिखी 3000 RPM। इंटरनल डायमीटर 0.1 दिया हुआ था, लिख लिया भाई इंटरनल डायमीटर 0.1। उसके बाद कह रहे हैं इम्पेलर की जो विड्थ है एट आउटलेट पर 0.02। सही है भाई। हमने B2 यानी विड्थ ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट अभी थोड़ी देर पहले भी किया है 0.02। सही है। फिर कह रहे हैं वेन एंगल एट आउटलेट 30 डिग्री। वो जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये इसको वेन एंगल बोला हुआ, मैंने बताया भी था इसको वेन एंगल भी कहते हैं। 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फ्लो वेलोसिटी दी हुई है कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकंड है। 3 मीटर पर सेकंड है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दी हुई है 0.8, तो हमने ले ली भाई 0.8 ये दी। उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी दी हुई है 0.7, तो हमने ओवरऑल एफिशिएंसी दी 0.7। सब कुछ चीज़ें दे दी और कहता है कि वेन एंगल मालूम करो इनलेट पर, यानी बेसिकली थीटा दिया हुआ है, सॉरी फाई दिया हुआ, कह रहा है इसकी मदद से अल्फ़ा मालूम करके बता दो, सॉरी थीटा मालूम करके बता दो जो उस साइड पे था, ये रहा जो इस साइड पे गिवन है। ठीक है, और करीब कर दूँ, थीटा इस साइड वाला जो दिया हुआ है ना, ये मालूम करना है। उसके बाद वेन एंगल एट इनलेट, तो ये इसका फार्मूला क्या था, tan बीटा इज इक्वल टू VF अपॉन U1। ठीक है, अब U1 तो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमने वही वाले टेंजेंशियल वेलोसिटी वाले फार्मूले से कैलकुलेट किया, जो कि मैंने यहाँ पे ड्राइव कराया था। ठीक है, इनलेट के लिए अलग, आउटलेट के लिए अलग, इसको इनलेट के लिए अलग भी बना देना, आउटलेट के लिए अलग। इनलेट पे D1 होगा, आउटलेट पे D2 होगा, पूरा फार्मूला सेम रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले D1 हुआ। ठीक है, मैंने जस्ट वैल्यूज पुट कराई, हमारे पास आंसर आ गया। D1 क्या है, D1 हमारे पास इम्पेलर इनलेट पे डाया। ठीक है, एन हमारे पास 3000 है। ठीक है, RPM पे। ठीक, U1 15.7 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी पाई की जगह पाई रखा, डी की जगह डी रखा। डी कौन सा वाला, D1 रखा है, यानी इंटरनल डायमीटर जो है 0.1। ठीक है, क्योंकि हमें कहा कौन सा एंगल है, वेन एंगल का है इनलेट पर मालूम, तो यहाँ पे डायमीटर भी जो लगेगा वो इनलेट का लगेगा 15.7 मीटर पर सेकेंड। सही है। उसके बाद मुझे VF तो क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गिवन है, ये गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड लगाया, 15.7 किया, आंसर आ गया। उसके बाद बीटा को अलग छोड़ा, उस तरफ फेंका टेंजेंट को, मेरे पास आंसर आ गया। देख लेना कि डिग्री में कैलकुलेट या रेडियन में, डिग्री में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसको बीटा बोलो या अल्फ़ा बोलो, बीटा का मतलब ये नहीं है कि ये वाला एंगल है, बीटा का मतलब ये है कि ये थीटा। अब आपने क्वेश्चन में अलग तरीका से बोल दिया, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, आप इसको थीटा करके निकाल लो, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। बस इनलेट पे निकालना है, ये पता है। स्टेप 2 में हमें रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई V या V मल्टीप्लाई बाई A। हमने निकाली, VF की जगह VF रखा, A की जगह हमने एरिया ऑफ एरिया इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप रखा, पाई की जगह पाई, डी की जगह। अब देखो रेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कहाँ पर हो रहा होगा, आउटलेट पे हो रहा होगा, डिलीवरी पाइप पर हो रहा होगा, तो आउटलेट का डाया लेंगे। ठीक है, आउटलेट का डाया, क्वेश्चन कहता है कि आउटर जो डायामीटर है वो 2 के इंटरनल है, यानी इंटरनल डायामीटर का डबल है, तो मैंने इंटरनल डायामीटर का डबल लिया। ठीक है, इंटरनल डायमीटर का डबल ले लिया। ठीक है, इंटरनल डायमीटर का डबल लिया यहाँ पे यूँ, और बी मुझे 0.02 गिवन है, B2 ये रही, B2 गिवन है 0.02। उसके बाद मैंने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, डिस्चार्ज आ गया। उसके बाद मुझे क्या कहा हुआ है, डिस्चार्ज के बाद मैनोमेट्रिक हेड मालूम करना है। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है,
आप स्टैटिक हेड और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को डिवाइड करा लो। अब चूँकि हमारे पास एक मैनोमेट्रिक होता है सम वाला, ठीक है, वो जब भी थोड़ी देर पहले बताया था स्टैटिक और हेड फ्रिक्शन हेड लॉस को ऐड कर लो तो मैनोमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें गिवन नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। अब स्टैटिक हेड मुझे निकालना पड़ेगा, u2 v2 यानी टेंजेंशियल और एब्सोल्यूट वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराना है। इन आउटलेट पे और इनलेट पे माइनस हो गई, जी ही रहा, ठीक है। आउटलेट पे चूँकि हमारे पास वेलोसिटी सॉरी इनलेट पे चूँकि घूमने वाली वेलोसिटी नहीं होती क्योंकि इम्पेलर नहीं होता इनलेट पर, तो ये ज़ीरो हो गया। जस्ट हमारे पास ये u2 v2 आ गई। हमने u2 की वैल्यू रखी 31.4, ठीक है। हमें 31.4 गिवन कहाँ पे था, हमें गिवन है, ठीक। उसके बाद वैल्यू आ जाएगी जस्ट पुट रखने से। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी 0.8 80% दी हुई थी, 0.8 आ रही है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कराऊंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। शाफ्ट की पावर लेनी है। शाफ्ट पावर का फार्मूला ये होता है रो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिस्चार्ज मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड ये आ रहा है, मैंने यहाँ पे ये रखा क्यू जी पी यानी रो, सॉरी रो की जगह 1000, जी की जगह 9.81, इसकी जगह ये, और मैनोमेट्रिक हेड ये 0.7। यहाँ पे यू तुम लोग निकालना। यू कैसे निकालोगे, देखो जिस तरह हमने u1 निकाला है ना, ठीक है। मैं ये यार u2 निकालना भूल गया भाई, u2 इस फार्मूले से निकाल लो यार। तुम लोगों के पास ना ऑलमोस्ट ये वाला आंसर आ जाएगा, 31.4 समथिंग आएगा, इस फार्मूले से निकालो। नींद आ रही थी, मैं भूल गया निकालना, ठीक है। ये हो गया, मैनोमेट्रिक हेड रखा, शाफ्ट, ठीक, ये हमें पता है 0.7 दी हुई ओवरऑल एफिशिएंसी है। पावर निकाली, 55/3 की पावर आ गई। ये पास पेपर का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया मैंने। फ़िलहाल तो अब दम ख़त्म हो गया है, ठीक है। बैटरी लो हो गई है, बैटरी पहले मुझे अपनी चार्ज करनी पड़ेगी। फर्दर फिर देखते हैं, नसीब में मज़ीद न्यूमेरिकल हो गया तो पढ़ लेंगे। लेकिन अब मैं न्यूमेरिकल को कोशिश करूँगा सॉल्यूशन तुम लोगों को भेजूँ, तुम लोगों को अब समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो देख लेना, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत मुमकिन है कि ये लास्ट वीडियो हो और लास्ट सेमेस्टर। अल्लाह हाफ़िज़।